हाँ, जब जीवन पूरी तरह से हमारी अपनी योजना के अनुसार चल रहा होता है ना, तो शांत रहना बहुत ही आसान होता है। बिल्कुल, बहुत आसान होता है। मतलब जब सब कुछ ठीक वैसा ही हो रहा हो जैसा हमने अपने दिमाग में या किसी स्प्रेडशीट में तय किया था। हाँ, जैसे कि सुबह की कॉफी एकदम सही बन गई हो। सही कहा। या फिर रास्ते में कोई ट्रैफिक भी न मिले और ऑफिस में सब हमारे काम की तारीफ कर रहे हों। तो ऐसे वक्त में तो हर कोई खुद को किसी ज्ञानी साधु या बहुत बड़े दार्शनिक से कम नहीं समझता। एकदम सही। उस वक्त लगता है कि मन पर हमारा पूरा नियंत्रण है। लेकिन किसी भी इंसान की असली ताकत और उसकी वास्तविक परीक्षा तो तब होती है जब परिस्थितियां पूरी तरह से उसके खिलाफ हों। जब सब कुछ बिखर रहा हो। बिल्कुल। आज की इस विशेष गहरी चर्चा में हम इसी विषय को गहराई से खंगालने वाले हैं कि आखिर उस अराजकता और कठिन समय के बीच अपनी मानसिक मजबूती को कैसे बनाए रखा जाए। और ये बहुत ही प्रासंगिक विषय है ना? और इस चर्चा का जो मुख्य आधार है वो कोई आधुनिक सेल्फ हेल्प किताब या कॉर्पोरेट लीडरशिप का सेमिनार नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि सदियों पुरानी एक महान रचना है। महान स्टोइक दार्शनिक सेनेका की बहुत ही प्रसिद्ध रचना लेटर्स फ्रॉम अ स्टोइक। इन प्राचीन पत्रों में कुछ ऐसा छिपा है जो आज के इस तेज तर्रार युग में भी बिल्कुल सटीक बैठता है। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये स्रोत केवल पुराने धूल फाकते पत्रों का कोई साधारण संग्रह नहीं है। हाँ, लोग अक्सर प्राचीन ग्रंथों को बस इतिहास मान लेते हैं। सही कहा। ये रोम के सबसे प्रभावशाली और सबसे अमीर लोगों में से एक द्वारा अपने मित्र लुसीलियस को लिखी गई व्यवहारिक सलाह है। लुसीलियस, जो उस समय सिसिली का गवर्नर था। बिल्कुल। वह अपने काम और जिम्मेदारियों के भारी बोझ तले दबा हुआ था। तो अगर हम इसे गहराई से देखें तो ये जीवन को सही मायने में समझने और उसे जीने की एक बेहतरीन सर्वाइवल गाइड है। एक तरह का मैनुअल है। हाँ, आज हम जिस आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं वो सूचनाओं की भीड़ मतलब इंफॉर्मेशन ओवरलोड से भरी हुई है। हर पल कोई ना कोई नई खबर आती रहती है। कोई नया नोटिफिकेशन, कोई नई वैश्विक चिंता हमारा ध्यान खींचने की कोशिश करती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा सेनेका के समय में रोम की राजनीति का शोर शराबा था। मतलब मानवीय स्वभाव और समाज का शोर ज्यादा बदला नहीं है। बिल्कुल नहीं बदला है। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि इस भारी शोर शराबे के बीच एक ऐसी व्यवहारिक समझ विकसित की जाए जिससे जीवन को एक बहुत ही स्थिर और स्पष्ट दृष्टि से देखा जा सके, एक ठहराव लाया जा सके। हाँ, सेनेका के ये पत्र हमें सिखाते हैं कि कैसे बाहर की उथल-पुथल के बीच अपने भीतर एक ऐसा अभेद्य किला बनाया जा सकता है जिसे कोई भी बाहरी घटना न भेद सके। चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। सेनेका का जो सबसे बुनियादी और सबसे पहला विचार इन पत्रों से सामने आता है वो नियंत्रण के दायरे को लेकर है, जिसे डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। जी, डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल। उनका कहना है कि ये दुनिया कभी नहीं बदलेगी, लोग नहीं बदलेंगे और परिस्थितियां हमेशा हमारे पक्ष में नहीं होंगी। ये एक बहुत ही कड़वी लेकिन सच्ची बात है। हम अक्सर अपना सारा जीवन इसी कोशिश में निकाल देते हैं कि चीजें हमारे हिसाब से चलें, लोग हमारे हिसाब से व्यवहार करें। लेकिन सेनेका हमें रोक कर कहते हैं कि ये नियंत्रण का एक बहुत बड़ा भ्रम है। बहुत बड़ा भ्रम है। पर यहाँ एक सवाल उठता है, अगर हम सब कुछ बस यूं ही स्वीकार कर लें तो क्या ये एक तरह का हार मान लेना या निराशावादी रवैया नहीं हुआ? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। मतलब अगर कुछ गलत हो रहा है तो क्या स्टोइक दर्शन ये कहता है कि बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? देखिए, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है जो स्टोइक दर्शन के बारे में लोगों के मन में होती है। अच्छा। सेनेका या किसी भी अन्य स्टोइक विचारक का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इंसान को निष्क्रिय हो जाना चाहिए या हार मान लेनी चाहिए। तो फिर असल अर्थ क्या है इसका? नियंत्रण के विभाजन या डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल का असली अर्थ ऊर्जा के सही निवेश से है। इसे एक तीरंदाज के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। तीरंदाज का उदाहरण दिलचस्प है। एक तीरंदाज अपने धनुष को चुनने, उसकी डोरी को कसने, अपना निशाना साधने और तीर को छोड़ने के तरीके पर पूरा नियंत्रण रखता है। हाँ, ये सब उसके हाथ में है। बिल्कुल, ये उसके आंतरिक नियंत्रण का हिस्सा है। लेकिन एक बार जब तीर कमान से निकल जाता है तो उस पर उसका कोई बस नहीं होता। हवा का झोंका आ सकता है या लक्ष्य अपनी जगह से रट सकता है। बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश करना पूरी तरह से व्यर्थ है। मतलब मौसम हो या अर्थव्यवस्था या दूसरों की राय। हाँ, ये सब अचानक होने वाली घटनाएं उस हवा के झोंके की तरह हैं जिन पर किसी का कोई बस नहीं है। स्टोइक दर्शन ये सिखाता है कि असली नियंत्रण केवल हमारी अपनी तैयारी और हमारी अपनी प्रतिक्रिया पर है। हमारी प्रतिक्रिया पर। कोई स्थिति कैसी भी हो, हम उस पर कैसा रिएक्शन देंगे, ये हमेशा हमारे ही अधिकार क्षेत्र में होता है। सख्त है।
जब ये समझ आ जाता है कि बाहर की दुनिया को बदलने के बजाय अपने भीतर के रवैये को बदलना है, तो आधी से ज्यादा चिंताएं वैसे ही खत्म हो जाती हैं। क्योंकि इंसान अपनी ऊर्जा उस चीज पर बर्बाद करना बंद कर देता है जो उसके हाथ में है ही नहीं। एकदम सही बात है। ये तीरंदाज वाला उदाहरण वाकई चीजों को बहुत स्पष्ट कर देता है ना? यानी हमें निशाना तो पूरी मेहनत से लगाना है, लेकिन अगर हवा तीर को भटका दे तो अपना आपा नहीं खोना है। बिल्कुल अपना आपा नहीं खोना है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और बहुत ही दिलचस्प पेंच सामने आता है जो दुख के असली कारण के बारे में है। सफरिंग का कारण। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई बाहरी व्यक्ति या कोई बुरी घटना हमें दुख दे रही है, लेकिन सेनेका के लेटर 13 में एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। हाँ, वो बहुत ही गहरी बात है। वे लिखते हैं कि हम वास्तविकता से कहीं अधिक अपनी कल्पनाओं में पीड़ित होते हैं। ये मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से भी बहुत सटीक है। कोई भी घटना हमें उतना दुख नहीं देती जितना उस घटना के बारे में हमारी अपनी व्याख्या या सोच हमें परेशान करती है। हमारी अपनी बनाई हुई कहानियां। बिल्कुल। भविष्य की चिंता, असफलता का डर और दूसरों की राय, ये सब वास्तविकता नहीं है, ये केवल हमारे मन द्वारा बुनी गई रचनाएं हैं। और यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि अगर हम इसे आधुनिक मनोविज्ञान या आज के बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो ये बात 100% सटीक बैठती है। कैसे, थोड़ा समझाएं। हमारा दिमाग मूल रूप से एक प्रिडिक्शन मशीन यानी भविष्यवाणियां करने वाली एक मशीन की तरह काम करता है। हमेशा आगे का सोचता है। इसका काम हमें खतरों से बचाना है, इसलिए ये हमेशा सबसे खराब स्थिति या वर्स्ट केस सिनेरियो की कल्पना करता है। ताकि हम तैयार रहें। हाँ, लेकिन स्टोइक दर्शन घटनाओं को सीधे और स्पष्ट रूप से बिना किसी मिलावट की देखने की सलाह देता है। एक आधुनिक उदाहरण लेते हैं। जी, बताइए। मान लीजिए कि शुक्रवार शाम को किसी के बॉस का मैसेज आता है कि हमें सोमवार सुबह बात करनी है। ओहो, ये तो बहुत आम बात है। बस इतना ही मैसेज है। ये केवल एक तथ्यात्मक घटना है कि सोमवार को एक मीटिंग तय हुई है। लेकिन मन तो कुछ और ही सोचता है। बिल्कुल। मन तुरंत एक कहानी बुनने लगता है कि क्या मैंने कोई गलती की है, या क्या मुझे नौकरी से निकाला जा रहा है, मेरा तो करियर ही खत्म हो गया। हाँ, पूरा वीकेंड इसी काल्पनिक चिंता में बर्बाद हो जाता है। जबकि असलियत में सोमवार को बॉस केवल किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में राय लेना चाहता था। कितनी बार ऐसा ही होता है असल जिंदगी में। ये जो मन की बुनी हुई कहानी है, यही असली दुख का कारण है। वो घटना अपने आप में उतनी भयानक नहीं थी जितना मन ने उसे बना दिया। यानी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और घटना को बिना किसी अतिरिक्त डर के देखना जरूरी है। केवल एक तथ्य के रूप में देखना ही इस दुख से बचने का एकमात्र तरीका है। किसी भी स्टिमुलस और हमारी प्रतिक्रिया के बीच जो एक छोटी सी जगह होती है, उसी जगह में हमारी सारी आज़ादी और ताकत छिपी होती है। क्या कमाल की बात है, हम सच में अपने ही ख्यालों के कैदी बन जाते हैं। बिल्कुल बन जाते हैं। घटना को उसी रूप में देखना जैसी वह है, न कि वैसी जैसी हमारे डर उसे दिखाते हैं, ये एक बहुत बड़ा कौशल है। और ये कौशल अभ्यास से आता है। लेकिन चलिए इस बहस को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ये तो बात हो गई उन दुखों की जो हम खुद अपने दिमाग में पैदा करते हैं। काल्पनिक दुख। हाँ, लेकिन जीवन में हमेशा दुख काल्पनिक तो नहीं होते। कभी कभी असल में जीवन बहुत ही कठोर प्रहार करता है। निसच है, वास्तविक संकट भी आते हैं। गंभीर बीमारियां आती हैं, आर्थिक नुकसान होते हैं या प्रियजनों को खोना पड़ता है। क्या सोचना था, क्योंकि अगर रोजमर्रा की जिंदगी पर नजर डालें तो आज के समय में अत्यधिक आराम इंसान को मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत कमजोर बना रहा है। बहुत ज्यादा कमजोर बना रहा है। हर चीज तुरंत उपलब्ध है, जरा सी परेशानी होने पर बचने के 100 रास्ते हैं। तकनीक ने हमारे जीवन को फ्रिक्शनलेस बना दिया है। बिल्कुल घर्षण रहित बना दिया है। हम जरा सी असुविधा भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। सेनेका का मानना है कि अत्यधिक आराम और सुरक्षा वास्तव में एक तरह का धीमा जहर है। धीमा जहर, बिल्कुल सही शब्द है। तो क्या वे ये कह रहे हैं कि हमें जानबूझकर मुश्किलें तलाशनी चाहिए? यहाँ पर सेनेका का दर्शन बहुत ही गहराई और कठोर वास्तविकता को छूता है। इंसान का मन स्वभाव से ही संघर्षों से भागना और आराम की ओर जाना चाहता है। ये तो मानव की मूल प्रवृत्ति है। लेकिन सेनेका जीवन के संघर्षों को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करते हैं। वो समझाते हैं कि मुश्किलें और संघर्ष हमारे दुश्मन नहीं हैं। तो क्या है वे? वे असल में हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा हैं। प्रकृति उसी पेड़ को सबसे मजबूत जड़ें देती है जो सबसे तेज तूफानों का सामना करता है। बहुत सुंदर उदाहरण है। जो पेड़ हमेशा सुरक्षित कांच के घर या ग्रीन हाउस में रहता है, वो जरा सी तेज हवा में उखड़ जाता है, क्योंकि उसे कभी हवा का विरोध सहना ही नहीं पड़ा। बिल्कुल। आज का अत्यधिक आरामदायक जीवन उस ग्रीन हाउस की तरह ही है।
ये हमारे लचीलेपन, हमारी रेजिलियंस को खत्म कर रहा है। और शायद इसीलिए आज मानसिक स्वास्थ्य की इतनी समस्याएं हैं। इसी के लिए स्टोइक दर्शन में स्वैच्छिक असुविधा या वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट, ये कैसे किया जाता था? सेनेका खुद रोम के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे, लेकिन वे हर महीने कुछ दिन ऐसे निकालते थे जब वो फटे पुराने कपड़े पहनते थे, जमीन पर सोते थे और सबसे रूखा सूखा खाना खाते थे। इतना अमीर इंसान ऐसा क्यों करेगा? ऐसा वे इसलिए करते थे ताकि वे अपने मन को याद दिला सकें कि क्या यही वो स्थिति है जिससे मैं इतना डरता था। वाह, अपने ही डर का सीधा सामना करना। जब इंसान जानबूझकर छोटी छोटी असुविधाओं का सामना करने की आदत डाल लेता है, जैसे कभी ठंडे पानी से नहाना या किसी दिन उपवास करना, तो उसका मानसिक लचीलापन बढ़ जाता है। इन्हीं संघर्षों से इंसान का वास्तविक चरित्र बनता है। जब कोई बड़ी चुनौती सामने आती है तो उसे एक दुर्भाग्य मानने के बजाय उसे एक अवसर की तरह देखना चाहिए। एक ऐसा अवसर जो धैर्य और साहस का अभ्यास करने के लिए मिला है। एकदम सही। ये दृष्टिकोण तो हर उस चीज के बिल्कुल उलट है जो आज का समाज हमें सिखाता है। आज का समाज तो बस आराम बेचता है। आज हर विज्ञापन हमें बताता है कि जीवन में और अधिक आराम कैसे पाया जाए। लेकिन जो लोग हमेशा आराम में रहते हैं वे असल में जीवन की सबसे बड़ी और अनिवार्य परीक्षाओं के लिए खुद को बहुत कमजोर कर रहे होते हैं। ये तो सोचने का एक बिल्कुल ही नया नजरिया है। अब यहाँ से जो अगली बात सेनेका कहते हैं वो मुझे व्यक्तिगत रूप से इन सब में सबसे अधिक झकझोरने वाली लगी। समय की कीमत के बारे में। जी, समय की कीमत। लेटर्स फ्रॉम अ स्टोइक का जो सबसे पहला पत्र है ऑन सेविंग टाइम, उसमें सेनेका की एक बेहद तीखी लेकिन सत्य टिप्पणी है जो आज के दौर में और भी ज्यादा प्रासंगिक है। लोग अपने धन की, अपनी संपत्तियों की तो बहुत रक्षा करते हैं, लेकिन अपने सबसे कीमती संसाधन समय को व्यर्थ ही बर्बाद कर देते हैं और उसकी कोई परवाह नहीं करते। हम अपने बैंक खातों पर ताले लगाते हैं, अपने फोन पर बायोमेट्रिक पासवर्ड लगाते हैं ताकि कोई हमारा डेटा या पैसा ना चुरा सके। लेकिन अपना समय हम किसी को भी दे देते हैं। बिल्कुल, किसी भी फालतू के बहस में या बस बिना सोचे समझे स्क्रीन को स्क्रॉल करने में आसानी से लुटा देते हैं। अगर कोई हमारा पैसा मांगे तो हम 100 बार सोचते हैं, लेकिन जब कोई हमारा समय मांगता है तो हम बिना सोचे उसे सौंप देते हैं। ये मनुष्य जाति की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। विडंबना ही तो है। धन तो वापस कमाया जा सकता है, एक बार खोई हुई संपत्ति शायद दोबारा हासिल की जा सकती है, लेकिन समय, लेकिन जो समय एक बार बीत गया वो किसी भी कीमत पर दुनिया की सारी दौलत खर्च करके भी वापस नहीं आ सकता। कभी नहीं। इस विचार की गहराई में जाएं तो सेनेका बहुत स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हैं कि समय ही जीवन है। समय ही जीवन है। ये बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। जब हम अपना समय किसी निरर्थक काम में बर्बाद कर रहे होते हैं तो असल में हम अपना जीवन ही छोटा कर रहे होते हैं। हम अपने जीवन का वो हिस्सा हमेशा के लिए खो देते हैं। आज के संदर्भ में सोचिए, जब कोई इंसान सोशल मीडिया पर किसी अजनबी से किसी ऐसी बहस में उलझा होता है जिसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला, या जब कोई बिना किसी उद्देश्य के घंटों तक बस शॉर्ट वीडियो देखता रहता है, तो वो केवल अपना समय नहीं दे रहा है, वो अपने जीवन के अंश, अपनी जीवन ऊर्जा को उन एल्गोरिदम्स के हवाले कर रहा है। ये बात तो डराने वाली है। सेनेका इस बात पर बहुत अधिक जोर देते हैं कि इंसान को हर दिन ऐसे जीना चाहिए जैसे कि वह उसका अंतिम दिन हो। लेकिन इसके लिए मतलब तो नहीं कि कोई गैर जिम्मेदाराना काम किया जाए या डर कर जिया जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि आज के दिन की पूरी कदर की जाए। जो वर्तमान पल है उसकी कद्र, कल का जो भ्रम है जी, कि मैं ये जरूरी काम कल करूंगा, मैं अपने परिवार के साथ समय कल बिताऊंगा, मैं अपनी हॉबी कल से शुरू करूंगा। ये टालमटोल बहुत खतरनाक है। ये बहुत ही खतरनाक है। समय की बर्बादी अक्सर इसीलिए होती है क्योंकि लोगों को गहराई में ये गलतफहमी होती है कि उनके पास समय का एक असीमित भंडार है। उन्हें लगता है कि वक्त बहुत है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। जब समय की असली कीमत समझ आ जाती है तो इंसान स्वाभाविक रूप से अनावश्यक चीजों, फालतू के दिखावे और निरर्थक संबंधों से दूर होने लगता है। वो अपने समय का एक कठोर ऑडिटर बन जाता है। बिल्कुल, उसे हिसाब रखना आ जाता है। जब ये गहरा एहसास होता है कि हर एक दिन बल्कि हर एक घंटा कितना अनमोल है, तो फालतू की चीजें खुद ब खुद पीछे छूटने लगती हैं। इंसान को छटनी करनी आ जाती है। हमें ये पूछना ही पड़ता है कि क्या ये काम मेरे जीवन के इस कीमती घंटे के लायक है? और इसी से हम सादगी की ओर बढ़ते हैं।
बिल्कुल। और इसी वैचारिक छटनी से हम अपने अगले और बहुत ही व्यावहारिक बिंदु पर आते हैं, सादगी में शक्ति। पावर इन सिंप्लिसिटी। हमने अभी बात की अनावश्यक चीजों को छोड़ने की, और सेनेका का एक बहुत ही सरल सूत्र है, कम चाहो, कम उम्मीद रखो और कम शिकायत करो। ये सूत्र आज के समय में एक रामबाण की तरह है। आज के दौर में जहां हर जगह और अधिक पाने की होड़ मची है, बड़ा घर, नई गाड़ी, नया फोन, ज्यादा फॉलोअर्स, ये सब एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ है। वहां यह विचार एक ठंडी हवा के झोंके जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि सेनिका कह रहे हैं कि सच्ची स्वतंत्रता बहुत कुछ पा लेने में नहीं, बल्कि कम चीजों की इच्छा रखने में है। और ये केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि इस सादगी के पीछे एक पूरा मनोविज्ञान काम करता है, जिसे आज हम हेडोनिक ट्रेडमिल के नाम से जानते हैं। हेडोनिक ट्रेडमिल, ये कैसे काम करता है? हम सोचते हैं कि बस ये एक नई चीज मिल जाए तो जीवन में खुशी आ जाएगी, जैसे कोई नया गैजेट या प्रमोशन। लेकिन जैसे ही वो चीज मिलती है, कुछ ही दिनों में हमारी इच्छा किसी और बड़ी चीज की ओर भागने लगती है। हम वापस उसी स्तर पर आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। बिल्कुल। हमारी बाहरी जरूरतें जितनी कम होंगी, हमारी आंतरिक शांति का स्तर उतना ही अधिक होगा। ये तो एक सीधा सा गणित है। जब इंसान बहुत अधिक चीजों की, बहुत अधिक सम्मान की या सुविधाओं की इच्छा रखता है, तो वो अनजाने में खुद को उन चीजों का गुलाम बना लेता है। उसे खोने का डर सताने लगता है। जितनी ज्यादा संपत्ति और प्रतिष्ठा होगी, उसे खोने का डर भी उतना ही बड़ा होगा। आपको उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, उसके लिए चिंतित रहना पड़ेगा। तो क्या इसका मतलब महत्वाकांक्षी न होना है? कम उम्मीद रखने का अर्थ महत्वाकांक्षी न होना या निराशावादी होना बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना है कि अपनी खुशी को उन चीजों पर निर्भर न रहने दिया जाए जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। यानी खुशी को बाहरी चीजों से अलग कर देना। शांति कोई बनी बनाई परिस्थिति नहीं है, जिसे बाहर किसी बाजार से खरीदा जाए या दुनिया के किसी शांत कोने में खोजा जाए। ये एक निरंतर अभ्यास है। हर दिन का अभ्यास। हर दिन अपनी अनियंत्रित इच्छाओं को सीमित करना, जो कुछ भी इस पल मौजूद है उसमें गहरा संतोष खोजना और परिस्थितियों की शिकायत करने के बजाय समाधान पर ध्यान देना। यही सादगी की असली शक्ति है। अजेय शक्ति है। यानी कि सादगी एक ऐसा अदृश्य कवच है जो बाहरी दुनिया के शोर और दबाव को हमारे मन तक पहुंचने से रोकता है। बहुत खूब कहा। कितनी गहरी और सुलझी हुई बात है। चलिए, अब इस पूरी लंबी और गहन चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्षों को एक साथ पिरोने का समय आ गया है, ताकि श्रोताओं को कुछ ठोस बातें मिल सकें। इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड की दुनिया में हम कुछ ठोस विचार अपने साथ ले जा सकें। इस गहरी चर्चा से जो मुख्य बातें निकलकर सामने आती हैं, वो बहुत ही स्पष्ट हैं। पहली बात, स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि स्थिति चाहे जैसी भी हो, हमेशा अपनी प्रतिक्रिया को खुद चुनें। हम बाहरी दुनिया को नहीं रोक सकते, लेकिन अपने रिएक्शन के हम खुद अकेले मालिक हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, ज्यादातर दुख केवल हमारे मन की उपज होते हैं, इसलिए डर से भागने के बजाय उसे तथ्यों की रोशनी में सीधे देखें। तीसरी बात, अत्यधिक आराम से बचें और संघर्षों को अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा मानें। और चौथा बिंदु समय का था। हाँ, चौथा, समय का अत्यधिक सम्मान करें, क्योंकि यही हमारा वास्तविक जीवन है और इसे व्यर्थ की चीजों में न लुटाएं। और आखिरी, अंत में जीवन में सादगी अपनाएं। जितनी कम जरूरतें और इच्छाएं होंगी, उतनी ही अधिक मानसिक शांति मिलेगी। और अगर इस पूरे विषय और सेनेका के इन प्राचीन पत्रों को एक ही विचार में समेटा जाए, तो ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ये जीवन हमेशा कठिन रहेगा। ये कोई डरावनी बात नहीं है। ये बस एक प्राकृतिक सच्चाई है। लोग समय के साथ बदलेंगे, अर्थव्यवस्थाएं ऊपर नीचे होंगी और अप्रत्याशित घटनाएं घटती ही रहेंगी। ये तो तय है। लेकिन यदि किसी का मन स्थिर है, यदि उसने अपने भीतर शांति का वो अभ्यास कर लिया है जिसकी चर्चा हमने आज की, तो दुनिया का कोई भी तूफान उसे जड़ से नहीं हिला सकता। वो हमेशा मजबूत खड़ा रहेगा। अक्सर आधुनिक समाज में लोग सोचते हैं कि शांत रहने वाले या तुरंत प्रतिक्रिया ना देने वाले लोग शायद कमजोर हैं। हाँ, शांत लोगों को अक्सर दबा हुआ मान लिया जाता है। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। मुश्किल समय में शांत रहना, उकसावे पर भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना, कभी भी इंसान की कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये तो ताकत है। यह उसकी सबसे बड़ी, सबसे अचूक ताकत है। जो व्यक्ति चारों तरफ मची उथल-पुथल और अराजकता के बीच भी अपनी भावनाओं पर काबू रख सकता है, वही वास्तव में आजाद है। बाकी सब तो बस परिस्थितियों के गुलाम है। बिल्कुल सही। शांत रहना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी सुपर पावर है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक प्रश्न है, जो सेनेका के ही एक अन्य सिद्धांत से जुड़ता है। मेमेंटो मोरी के सिद्धांत से? जी,
जिस पर हमने सीधे तौर पर बात तो नहीं की, लेकिन जो इस पूरी चर्चा का आधार है। स्टोइक दर्शन में एक अभ्यास होता है जिसे मेमेंटो मोरी कहा जाता है, यानी याद रखो कि तुम्हें एक दिन मरना है। सेनेका का मानना था कि इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो सोचता है कि मौत भविष्य में कहीं आगे खड़ी है। लेकिन ऐसा नहीं है। उनका कहना था कि मौत भविष्य में नहीं है, जो समय बीत चुका है वो पहले ही मौत के अधिकार में जा चुका है। हर बीता हुआ कल मौत का हिस्सा बन चुका है। तो इस चर्चा को इस एक विचार के साथ छोड़ना बेहतर होगा, क्योंकि हमारा हर बीता हुआ पल असल में मौत के खाते में जा रहा है। तो क्या हम वास्तव में हर दिन जी रहे हैं, या हम केवल धीरे धीरे मरने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो जीवन को देखने के नजरिए को पूरी तरह से पलट सकता है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है। खैर, आज की इस ज्ञानवर्धक और गहरी चर्चा में बस इतना ही। डिजिटल जुड़ाव के सूत्र के अनुसार अगर ये ज्ञानवर्धक चर्चा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इससे ये ज्ञान और लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। इसके साथ ही यह भी एक अच्छा विचार हो सकता है कि इस महत्वपूर्ण जानकारी को परिवार के सदस्यों और मित्रों के साथ साझा किया जाए, ताकि मुश्किल समय में मानसिक मजबूती बनाए रखने की इस कला को ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सकें। अगली एक और दिलचस्प गहरी चर्चा में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए विचार करते रहें और एक स्थिर मन बनाए रखें।